हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे। इसका नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। तो कभी आप लोगों ने अपने आप सोचा है कि ये आनुवंशिकता होता क्या है? तो कभी देखा होगा आप लोगों ने कि जिसका माँ और पिता दोनों गोरा होते हैं तो उसका बाल बच्चा भी गोरा होता है। और भी देखे होंगे आप लोगों ने जिसका माँ बाप लंबा है उसका उसका जितने भी संतान है वो अधिकतर लंबे ही होते हैं। तो ये इसे कहते हैं आनुवंशिकता। ये होता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को जाने की क्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। जरा इसको समझते हैं डिटेल में। आनुवंशिकता की खोज सर्वप्रथम सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उन्होंने 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के बारे में जाकर के बताया 1866 ईस्वी में कि आनुवंशिकता होता क्या है। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसको दर्शाया है। लेकिन जो वैज्ञानिक थे उस समय उसको उनको जो है ना इनकी बात पसंद नहीं आई और इनको ध्यान से हटा करके निकल गए। परंतु फिर आया ठीक 34 साल बाद, 34 वर्ष बाद जो नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा, इनके बारे में पूरा पढ़ा इनके किताबों को, और इनमें जो इन्होंने लिखा था वो बिल्कुल सत्य पाया। और तब कहीं जाकर के इन्हें वो ख्याति मिली जो इनको मिलना चाहिए था। और तब से इनको ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, तब जाकर के इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाने लगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां बनता है आप लोगों को कि आनुवंशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो नाम आएगा क्या? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आनुवंशिकता केवल बिहार बोर्ड में ही नहीं है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इस सभी बोर्ड में, भारत के लगभग में जितने भी बोर्ड हैं सभी में ये आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और लगभग परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए हम लोग आज आनुवंशिकता के बारे में गहराई से जानकारी लेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता होता क्या है। आगे हम लोग देखिए, आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया आनुवंशिकता कहलाता है। अब जैसे देखिए, आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षण जैसे हो गया गोरा, काला, जिसका केस काला होता है तो उसका बाल बच्चा का भी, उसका संतान का भी केस काला ही होते हैं। तो ये इन्होंने क्या बताया था, लक्षण जो है दो प्रकार के होते हैं। लक्षण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण। एक होते हैं क्या? उपार्जित लक्षण। ये लक्षण क्या होते हैं? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। जिसे देखते हैं कि जैसे माँ का नाक और कान छेदा हुआ रहता है, तो उसके बच्चे का नाक और कान जो जन्म लेते हैं, जो संतान होते हैं, उसके नाक और कान छेदा हुआ जन्म नहीं लेते हैं। इसको कहते हैं उपार्जित लक्षण। ये अगले पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उपार्जित लक्षण क्या होता है। तो वह लक्षण जो जन्म के बाद मनुष्य के कृत्रिम रूप से आया हो और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता हो, उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला चीज पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं दूसरा उपार्जित लक्षण तो हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को उपार्जित लक्षण होता क्या है। दूसरा होता है जनन कोशिका लक्षण या विभिन्नता। जनन कोशिका विभिन्नता।
विभिन्नता के बारे में आप लोग जानते होंगे। विभिन्नता वो चीज होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, अलग, जैसे रंग में, रूप में विभिन्नता हो जाते हैं। जैसे कि अगर माँ माँ या पिता के हूबहू संतान नहीं होते हैं, कुछ तो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो उसी को विभिन्नता कहा जाता है। तो इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया था कि विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। एक होती है जनन कोशिका विभिन्नता और एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। तो विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता, दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता। तो जनन कोशिका विभिन्नता में संभावना होती है कि जनक यानी माता पिता का गुण बाल बच्चे में, उसका संतान में चला जाए। लेकिन ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। ये जो है जनक का कोशिका अपने संतान का कोशिका में नहीं जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। इसका उदाहरण है, देखिए उत्पादित लक्षण। उत्पादित लक्षण क्या होता है? जैसे माँ बाप, ये माँ, या फिर आजकल तो जो है ना पुरुष भी कान छेदा लेते हैं, तो यह जो है ना उत्पादित लक्षण उसी कहते हैं जो कान और नाक छेदा हुआ रहता है, तो उसके बाल बच्चे का में जो होते हैं वो छेदा हुआ जन्म नहीं लेते हैं, बाद में उसको भले छेदा लिया जाए। तो इसी में एक वैज्ञानिक थे वाई समान। उन्होंने इन लोगों के बातों को ध्यान में रखा और क्या किया कि चूहे को 21 पीढ़ी तक हर चूहे को 2 चूहा लिया और दोनों का पूंछ काट दिया और एक ही पिंजड़ा में रखा और उसका जनन करवाया। और उससे जो चूहा जन्म लिया, जो संतान जन्म लिया, वो फिर से पूंछ वाला जन्म लिया। फिर क्या किया, फिर उन दोनों को पूंछ काट दिया, फिर जनन करवाया और अबरी फिर पूंछ वाला ही जन्म लिया। इसी तरह करते करते 21 बार उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि माँ बाप का टोटल गुण उसके संतान में जाता है, परंतु वो ये जो किया, ये क्या था, ये उपार्जित लक्षण था, इसलिए ये संतान में नहीं गया। परंतु जो जनन कोशिका की विभिन्नता होती हैं, जैसे होते हैं केस काला, केस रंग बदल लेते हैं, काला लेते हैं, केस काला। अब देखते होंगे कि हमारे भारत में माँ और पिता का केस काला रहता है तो उसके संतान का भी केस काला ही होता है, ठीक है। लेकिन अब अंग्रेज का ले लीजिएगा, हमारे देश से बाहर जो अंग्रेज, इंग्लैंड वगैरह का ले लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ले लीजिएगा, तो वहां के आदमी का केस जो होते हैं वो सफेद होते हैं, केस सफेद होते हैं। तो उनके बाल बच्चे का भी केस जो होते हैं, चूल जो होते हैं, वो सफेद ही होते हैं। तो ये क्या हो गया, जनन कोशिका की विभिन्नता। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसमें और एक आता है लंबाई। ये क्या होते हैं, जनन कोशिका विभिन्नता के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जिसका माँ और बाप लंबा है तो उसका बाल बच्चा का भी लंबा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिकता। समझ में आ गया। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाना आनुवंशिकता कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, तो आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगर आनुवंशिकता के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप अध्ययन किसका कर रहे हैं, आनुवंशिकी का। याद रखिएगा, आनुवंशिकता आनुवंशिकी अलग अलग है। अगर प्रश्न में आवे तो आनुवंशिकी को आनुवंशिकता नहीं लिख दीजिएगा। आनुवंशिकी देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को आनुवंशिकी और आनुवंशिकता। तो हम पढ़ रहे थे हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने आनुवंशिकी के बारे में पता लगाया था। तो आनुवंशिकी के
आनुवंशिकी के बारे में पता लगाने के लिए मटर का पौधा का प्रयोग उन्होंने किया था, क्योंकि अगर देखिए क्यों किया गया था, यहाँ पर चयन होना चाहिए था, चयन लिखा हुआ है, चयन क्यों किया मटर के पौधे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका आने के बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के। उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों लिया, मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया आनुवंशिकता का के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर कोई मनुष्य को ले लेता, सोचिए अभी अपने से आप लोग सोचिए कि अगर कोई मनुष्य ले लेता उन्होंने, तो मनुष्य तो 18 या 20 साल में बड़ा ही होता, और उसके बाद उसका जनन होता और तब उसका संतान होता, तो उसको तो बहुत समय लग जाता। तो मटर के पौधे के लिए क्या किया उन्होंने, मटर के पौधे लिया क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होते हैं, वार्षिक होते हैं, मतलब जीवन काल छोटा होते हैं। दूसरा कारण क्या है, मटर के पौधे का पुष्प द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी माने एक ही पुष्प में नर भाग भी होते हैं और मादा भाग भी होते हैं। मटर का पुष्प एक ही पुष्प में नर भाग भी होते हैं और मादा भाग भी होते हैं। ये देखिए ये है पुष्प, पुष्पासन है ये, ठीक है। ये देखिए इसको क्या कहते हैं, हालांकि इसका हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं आज आनुवंशिकता, तो भी जरा समझा देते हैं। इसको कहते हैं परागकण, इसके अंदर जो है परागकण है, इसको परागकोश कहा जाता है। इसके परागकण जो है ये यहाँ आते हैं, ये स्त्री केसर है, ये स्त्री भाग है और ये पुरुष भाग है, ये समझा रहे हैं हम लोग हैं। एक ही पुष्प में ये दोनों होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया। बाकी इनमें कृत्रिम दूसरा नंबर में ये था, उसको द्विलिंगी होते हैं। तीसरा नंबर में इसमें कृत्रिम परागन द्वारा संकरण किया जाता है, माने इसमें तो स्वपरागन होता ही है। जरा सा देखिए, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर, इसमें कृत्रिम परागन द्वारा संकरण कराया जा सकता है, ठीक है। ये दूसरा है, इसमें स्वपरागन होते हैं, इसमें स्वपरागन, इसमें स्वपरागन स्वपरागन की क्रिया होती है, ठीक है। पांचवा होता है, इसमें पर परागन भी होते हैं, इसमें पर परागन भी होते हैं, भी होते हैं, और इसमें कृत्रिम परागन भी होते हैं, ठीक है। तो इतने चीजों को ध्यान में रख करके इन्होंने मटर का ही पौधा लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे हम लोग कि इसमें क्या होते हैं, विपर्यासी लक्षण भी होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण मटर में जो होते हैं, विपर्यासी लक्षण माने बहुत सारे एक ही पेड़ में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे विभिन्नताएं पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एक बार में अनेक अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, ये विपर्यासी लक्षण में आता है। इसके बीज कई रूपों में होते हैं, जैसे गोल होते हैं, गोल लिख लीजिएगा, इसके बीज कई रूपों में होते हैं, इसके बीज कई रूपों में होते हैं, जैसे गोल, और क्या होते हैं, झुर्रीदार, ये झुर्रीदार क्या होता है, देखते होंगे कि कोनो कोनो मटर आप लोग भी देखे होंगे कि मटर गोल में एक तो गोल हो गया,
ऐसे होता है पूरा। एक होते हैं क्या बीच बीच में इस तरह से रहता है, ऐसा कुआ रहता है, माने गोल नहीं जो टेढ़ा होता है, ठीक है, या फिर बीच में धसा धसा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, झुर्रीदार। कोनो इसका बीज पीला भी होता है, कोनो बीज सफेद भी होता है, कोनो हरा भी होता है। तो इतने सारे गुण इसमें होते हैं, इसलिए इन्होंने, हमारे मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। तो एक चीज और हम लोग फिर से एक बार समझा देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमारे मनुष्य में भी बहुत सारे विभिन्नता पाए जाते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल से बताया है। तो मनुष्य में विभिन्नता क्यों पाए जाते हैं, मनुष्य माने उसके पिता और उसके पुत्र में या उसके पुत्री में विभिन्नता क्यों होते हैं। अगर आप लोग जैसे कि देखते होंगे कि पिता का चेहरा अलग है, बेटा का चेहरा अलग है, जैसे गोरा काला तो खैर बात अलग है, ऐसे ही जो है ना उसका चेहरा हम लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि ये सारा खेल जो है क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम, सारा खेल क्रोमोसोम का है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, जनन दो प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में, लैंगिक और अलैंगिक, इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, जैसे इसको समझा देते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मनुष्य में जो होते हैं वो लैंगिक जनन होते हैं। माने लैंगिक की क्या, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें दो जीव जनन के लिए भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं क्या, मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा, जोड़े में पाए जाते हैं, यह 23 जोड़ा क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो होते हैं, 23 जोड़ा मैंने 46 को हो गया, इसमें 22 को क्या कहते हैं, ऑटोसोम। 22 को ऑटोसोम कहते हैं। और दो को जो होते हैं, दो को जो बचते हैं, मैंने नहीं 22 ऑटोसोम, मैंने ये हो गया पुरुष का हो गया, 23 जोड़े में 22 जोड़ा पुरुष का भाग लिया, और ये महिला में भी 23 होती है, इसमें भी 22 जोड़ा भाग लिया, इसको भी ऑटोसोमी कहते हैं, ऑटोसोम। तो 22 और 22 कितना हो गया, देखिए कैसे चेहरा अलग बन जाता है मनुष्य का, हम लोगों का। 22 और 22 कितना हो गया, 44। ये तो आते ही आते हैं, लेकिन पुरुष में और एक होते हैं जिसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम, एक्स वाई, ये पुरुष में होते हैं। और महिला में क्या होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं, ये महिला में होते हैं। इसमें क्या, एक तो अगर ये आया, एक इसका आया, अगर एक्स एक्स आपका मिला है, देखिए 44 और 2 46 आपका पुर गया है। ठीक है, तो एक्स एक्स मिला तो उसको तो लड़की ही है वो, तभी ना एक्स एक्स मिला है। और अगर वाई एक्स मिला तो वो लड़का है। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे थे, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि विभिन्नताएं क्यों होती है। अब 22 को आया पुरुष का, 22 को आया महिला का, तो विभिन्नता तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई कोई कहते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जब नया संतान होते हैं किसी के घर में, तो कहते हैं ये पिता पर गया है, ये पिता पर गया है। कभी कभी होते हैं बच्ची होती है तो कहता नहीं ये माँ, ऐसा क्यों होता है, इसी कारण से होता है, क्योंकि अगर इसका गुण ले लिया तो ये पिता पर चला गया, या फिर महिला का गुण ले लिया 22 वाले में तो ये माता पर चला गया। आशा करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, हाँ, तो ये भी समझ में आप लोग आ गया होगा कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, मेंडल साहब ने दो तरह के बताए थे जीवों के संग लक्षण। लक्षण जो माता पिता का लक्षण पुत्र में जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जीनोटाइप, एक क्या होते हैं, जीनोटाइप,
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। जीवों के शरीर में जीनों के संगठन, जीवों के शरीर में जीनों के संगठन को जीन प्रारूप या अंतः लक्षण भी कहलाता है ना। ये क्या होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, ये दिखाई नहीं देते, अभी समझाएंगे खूब बढ़िया से आप लोगों को। ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और एक क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप। ये जीवों के बाहरी लक्षण को दिखाता है, इसे दृश्य प्रारूप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृश्य प्रारूप। जैसे रंग, रूप, लंबा, मोटा इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी लक्षण प्रारूप है। इसे मेन रखिएगा, इसे दृश्य प्रारूप भी कहते हैं। अब देखिए लक्षण जरा समझते हैं इसको है। हो सकता है कि दादा का भी लक्षण पोता में आ जाता है, हो सकता है दादी का लक्षण पोती में आ जाता है, दादी का लक्षण है जो है ना माँ में नहीं आकर के सीधा पोती में चला आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसी पहले समझा देते, उसके बाद आप लोगों को आगे हम बताएंगे जीन प्रारूप। अगर देखिए पहले क्या किए, दो गो जैसे कि कोशिका जोड़े में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, इसलिए आपको हम समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये है पुरुष यानी पिता, और ये है माता। इसका जो है जीन टीटी है पुरुष वाला का, माने ये लंबा दिखाता है, ये लंबा है, शुद्ध लंबा, और ये बौना है या बौनी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो क्रॉस करवाया गया है, या इन दोनों का जो है ना संतान उत्पत्ति होगा तो कैसा हो सकता है, जरा ये देखिएगा। ये बड़की टी और छोटकी टी से गुना किया गया तो टी आया, फिर ये टी से इसमें गुना किया गया है, पहले इससे एक बार इसमें, इससे एक बार फिर इसमें, जरा समझिएगा ध्यान से। इससे एक बार इसमें तो ये आने की संभावना हुआ, ये आया। अब ये इससे गुना हुआ तो फिर देखिए ये ही आया। अब इससे देखिए यहां से ले लेते हैं, अब ये गुना किया इससे तो टी टी आया। अब ये गुना फिर इससे भी करेगा तो टी टी आया। तो इसको क्या कहते हैं, F1 संतति। इसको कहते हैं F1 संतति। अब देखिए F1 संतति में अगर पिता लंबा है और माता नाटी है, तो उससे जो संतान हुए वो सभी लंबा ही हुए, 1 2 3 4, माने प्रभावी कौन है, बड़ी टी प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी टी का लक्षण ना दिख करके केवल बड़ी वाले का ही मैंने लक्षण दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ। जी 4 संतान हुए, चारों लंबा हुए, लेकिन एक भी शुद्ध लंबा नहीं है। ये सभी क्या हुए, संकर लंबा हुए। इसको क्या कहते हैं, संकर, मेरा साफ लिख देते हैं, इस सभी को कहते हैं संकर लंबा, ठीक है। ये जीनोटाइप में आ रहा है। ये गुण लंबा तो दिखते हैं कि हाँ बहुत लंबा है वो, लेकिन वो शुद्ध लंबा नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या किया फिर से हमारे मंडल साहब ने कि उन्हीं में से दो को ले लिया गया, एक इसको और एक इसको। देखिए क्या लिया गया है, जरा फिर से आप समझते हैं। ये देखिए, हाँ, एक ये और एक ये, माने टी टी और फिर ये टी टी। अब संकरण फिर से करवाया। जब दूसरा बार संकरण हुआ तो दूसरा पीढ़ी में चला गया, वो दूसरा पीढ़ी चला गया तो उसको क्या कहते हैं, F2 संतति। F2 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से उठेगा आप लोगों का, एकदम आना ही आना है इस क्वेश्चन को है। देखिए अब क्रॉस करवाया गया दोनों में। अब संतान कैसा हुआ, देखिए टी टी, ये दादाजी का गुण ले लिया, ये दादाजी का गुण शुद्ध लंबाई हो गया, ये है ना, शुद्ध लंबाई ठीक ना कहते हैं। जब बड़की टी दोनों आ जाएगा तो उसको शुद्ध लंबा कहते हैं। ये देखिए ये दादाजी का गुण यहाँ ले लिया। और अब देखिए अब फिर से इसको तो इससे करवा दिया गया था, अब इसको इससे करवाया जाएगा तो क्या होगा, ये टी टी, ठीक है। अब तो इसका काम दोनों से हो गया था, अब इससे इससे इसको लिया गया, तब क्या होगा, छोटकी टी फिर बड़की टी। बड़ी टी छोटी टी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले इसी को लिखा जाता है, पहले इसी को लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर इससे इसको करवा, ये देखिए ये दादी का गुण ले लिया, है समझ में, ठीक है।
देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं संकर लंबा, संकर लंबा। संकर लंबा, ठीक है। जरा संकर लंबा फिर से लिख देते हैं हिसाब से, संकर लंबा, ठीक। और ये देखिए, ये शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये भी देखिए संकर लंबा ही हुआ, संकर लंबा। और ये हो गया क्या आपका नाटा या बौना, बौना। अब देखिए इसका अनुपात क्या होगा, एक तो शुद्ध लंबा हुआ, एक अनुपात देखिए लंबा, लंबा तो 3 गो हुआ, लंबा 3 गो, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये दिख रहा है तीनों लंबा। तो अगर फिनोटाइप का करेंगे, ये अगर अभी आप लोगों को पता है फिनोटाइप, हाँ हो तो रहा है फिनोटाइप। फिनोटाइप में अगर करते हैं, फिनोटाइप के बारे में अगर कहेंगे तो देखिए तीनों लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, तो 3 अनुपात 1 नाटा, एक, ये फिनोटाइप आया। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि फिनोटाइप माने एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध नाटा का अगर संकरण कराया गया तो फिनोटाइप का गुण के अनुपात क्या होगा, तो फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होगा। लेकिन वह अगर जीनोटाइप का अनुपात पूछा जाएगा तो देखिए जीनोटाइप में एक शुद्ध लंबा हुआ, एक अनुपात, 2 को संकर लंबा हुआ, 2 अनुपात, और एक नाटा हुआ, एक। ये हुआ आपका जीनोटाइप, याद रखिएगा, ये जीनोटाइप, जीनोटाइप, और ये फिनोटाइप। लिख दिया हम पहले से हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जीनोटाइप फिनोटाइप बढ़िया से, ठीक है। जीनोटाइप, जीन प्रारूप, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप, इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप या दृश्य प्रारूप। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया है। आनुवंशिकी तो हम बता चुके हैं बढ़िया ढंग से, तो ये है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया ढंग से में आ गया होगा। आगे इसके बारे में और भी हम वीडियो बनाएंगे, तो मिलते हैं फिर अगला डे में। धन्यवाद।